व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार को समझने के लिए सबसे पहले हमें वर्ण जानना होगा, फिर वर्णों के भेद जो है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण क्या है? किसी भाषा की सूक्ष्मतम इकाई। अब इस वर्ण को जब बांटा गया है तो ये जो वर्ण है दो इसके भेद हैं, एक है स्वर वर्ण, एक है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वयं राजन्ते इति स्वरा, ये क्या हमारा स्वर वर्ण यानी जो अपने आप में पूर्ण है, जिसको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं पड़ती है। लेकिन यहीं पे जो व्यंजन वर्ण है ये क्या कहलाता है संस्कृत में? अन्वग भवती व्यंजनम, यानी जो अ के बिना ना लिखा पढ़ा जा सके या बोला जा सके, तो वो हमारा किसमें चला जाता है? व्यंजन में। तो व्यंजन वर्ण क्या हो गया? हिंदी में यदि हम इसे कहें कि जो वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता से ना बोले जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अन्वग भवती व्यंजनम, ये क्या है? संस्कृत में व्यंजन वर्ण का एक कह लीजिए सूत्र है। जैसे संस्कृत में स्वर को बोलते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा, जो अपने आप में पूरा है, जो स्वतंत्र है, जो राजा की तरह है, वो क्या है? स्वर वर्ण है। वैसे ही जो वर्ण बिना स्वर वर्णों की सहायता से ना बोले जा सके वो क्या है? व्यंजन है। ठीक है। अब इस व्यंजन वर्ण को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अर्धमात्रिक। क्या बोलते हैं? अर्धमात्रिक बोलते हैं हम कि व्यंजनम च अर्धमात्रिक, व्यंजनम च अर्धमात्रिक। जैसे हम मात्रा के आधार पे पढ़े थे ना स्वर वर्णों को, जो स्वर वर्ण का प्रकार था एक मात्रा, द्वि मात्रा, त्रय मात्रिक, उसके आधार पे पढ़े, तो मात्रा के आधार पे व्यंजन वर्णों की जो मात्रा का काल है वो कितना है? आधा है। ठीक है। स्वरों में क्या था? एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा। लेकिन व्यंजन वर्णों की यदि मात्रा का समय पूछे तो हम क्या बताएंगे? 1/2, यानी आधा मात्रा। हिंदी में हम इसको बोलेंगे आधा मात्रा। तो जो व्यंजन वर्ण है उसको अर्धमात्रिक बोला जाता है, क्योंकि उसको जो बोलते हैं, अब जैसे अ बोले तो एक बार हमारी पलक झपक जाएगी, लेकिन जब हम क बोलेंगे तो हमारी पलक झपकने ही वाली होगी, उससे पहले हम क बोल चुके होते हैं। मतलब एक मात्रा का समय भी क ख ग घ बोलने में नहीं लगता है जितना हमें अ आ बोलने में लगता है। कहने का मतलब यही है कि जो हमारा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण बटा है मात्रा के आधार पर बटा है, कि उसको बोलते समय हमें समय कितना लग रहा है। तो एक मात्रा का समय लग रहा है तो वो ह्रीश्व में चला गया, दो मात्रा का लग रहा है तो दीर्घ में चला गया, तीन मात्रा का समय लग रहा है तो प्लुत में चला जा रहा है। लेकिन जब वहीं पे आधा मात्रा का समय लग रहा है, आधा समय लग रहा है, एक मात्रा का भी आधा, तो वो किसमें चला जाएगा? हमारा व्यंजन वर्ण में चला जाएगा वो वर्ण। ठीक है। ये तो हमारा मात्रा के आधार पे आ गया। यदि मात्रा के आधार पे व्यंजन वर्णों की मात्रा पूछी जाए तो हम कितना बताएंगे? अर्धमात्रिक, यानी आधा मात्रा। ठीक है। अब है कि व्यंजन वर्णों के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण क्या है? बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ये जो है आश्रित वर्ण है और क्या है? अर्धमात्रिक वर्ण है। ये तीन बातें हमें याद रखनी है। क्या क्या? कि संस्कृत में जो व्यंजन वर्ण है बिना स्वरों के नहीं बोले जा सकते। ठीक, पहली बात। दूसरी बात कि व्यंजन वर्ण जो है अपने आप में पूरे नहीं होते, बिना स्वरों का सपोर्ट के वो पूरे नहीं कहलाएंगे। तीसरी बात कि यदि मात्रा इसका पूछा जाए कि व्यंजन वर्णों की मात्रा का समय कितना होता है, तो हम कितना बताएंगे? अर्धमात्रिक, यानी 1/2 समय का मात्रा लगता है। अब इस व्यंजन को हम कैसे लिखते हैं संस्कृत में ये भी देख लीजिए। ऐसे लिखते हैं, क लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ख लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, च लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ज लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है। इसको यदि पूरा करके लिखना है तब हम कैसे लिखेंगे? इस क को क धन अ करके लिखेंगे, तब जाके हमारा क्या बन जाएगा? क बन जाएगा। अब इस ग को लिखना है तो ग धन अ करेंगे, तब जाके हमारा ऐसे ग बनेगा। ठीक है। ऐसे ही च को जब हम लिखना रहेगा तो च धन अ करेंगे, तब जाके हमारा च बनेगा। कहने का मतलब अ तो जुड़ा ही रहेगा। आ ई उ री ये जो मात्रा है वो तो शब्द के अनुसार जुड़ी रहेगी, लेकिन जो ये वाला अ है हर वर्ण में जुड़ा रहेगा। जितना भी व्यंजन वर्ण है, यदि व्यंजन वर्ण पूरा लिखा है तो यानी उसमें हमारा ये अ क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ कह दिया ना अन्वग भवती व्यंजनम, बिना अ के जिसको नहीं बोला जा सकता है, वही क्या है? हमारा किसमें जाता है? व्यंजन वर्ण में जाता है। तो ये तो मोटी मोटी बात जान गए कि व्यंजन वर्ण होते क्या है। मात्रा के आधार पर अर्धमात्रिक होते हैं और बिना स्वरों के सहायता से ये नहीं बोले जा सकते। ठीक। अब हम जानते हैं कि व्यंजन के प्रकार। जो हमारी संस्कृत की वर्णमाला है या माहेश्वर सूत्र है या पाणिनि सूत्र है, उसके आधार पे तो व्यंजन के 3 प्रकार है। कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं जानते हैं? व्यंजन के प्रकार ये किस आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं? जो पाणिनि जी ने हमें सूत्र दिया है उस आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। पहला हमारा आ जाएगा व्यंजन के प्रकार पूछा जाएगा तो हम कितना बताएंगे? 3। किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार। जो हमारा संयुक्त वाला है, संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, वो हमारा क्या है? माहेश्वर सूत्र में कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसकी उपयोगिता, उसका जो प्रयोग है उसके आधार पर उसको भी एडजस्ट कर लिया गया है। संस्कृत वर्णमाला में उसको भी लिया गया है, लेकिन हम यहाँ अभी किसके आधार पर पढ़े? माहेश्वर सूत्र के आधार पर पढ़े। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार पहले जान ले, फिर आगे जानेंगे। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार जो व्यंजन के प्रकार है, एक में आएगा हमारा स्पर्श। क्या आएगा? स्पर्श भी बोलते हैं, उदित भी बोलते हैं, और हमारा क्या बोलते हैं? स्पर्श व्यंजन वर्णों को हम एक और नाम से जानते हैं, बोलते हैं कादेयो, कादेयो, माव, शाना। क्या बोलते हैं?
कादेव माव साना स्पर्श। स्पर्श व्यंजन का है चाहे उदित व्यंजन का है, एक ही बात है। इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? कादेव माव साना स्पर्श। इसका मतलब क्या हुआ? कादेव यानी क आदि, ठीक है। माव साना यानी म के अंत तक, यानी क से लेके म तक जो भी वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, जो हम क से म पढ़ते हैं, क ख ग घ अंगा च छ ज इया ट ठ ड अ त थ द ध न प फ ब भ म, तो यानी जो हमारा क से लेके म तक वर्ण है ये क्या कहलाएगा? हमारा स्पर्श वर्ण कहलाएगा, ठीक है। क से म हमारा क्या कहलाएगा? स्पर्श वर्ण कहलाएगा। हिंदी में हम इसे कु, चु, टू, तू, पू, कुचु यानी कु से कवर्ग, चू से चवर्ग, टू से टवर्ग, टू से टवर्ग, पू से पवर्ग, ठीक है। क्या क्या हम जानते हैं? कु से हम क्या बोल देते हैं? क वर्ग। कु से हमारा क्या हो जाता है? क वर्ग, यानी क ख ग घ अंगा। चू बोल दिए तो च वर्ग, यानी च छ ज झ इया। टू वर्ग बोले यानी ट वर्ग। ट वर्ग में क्या हो गया हमारा? ट ठ ड ढ अण। टू बोले तो ट वर्ग। ट वर्ग का मतलब क्या हो गया? क ख ग घ न। पू बोले तो इसका मतलब हो गया प वर्ग, यानी प फ ब भ म, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्पर्श उदित व्यंजन, जिसको हम बोलते हैं काव्यो माव शाना स्पर्श। तो ये हमारा पहला प्रकार हो गया। कौन सा प्रकार हो गया व्यंजन प्रकार का? पहला। दूसरा आप क्या आता है? दूसरा इधर कर लीजिए, जगह नहीं है। दूसरा है हमारा यड़ो अंतस्थ। क्या बोलते हैं? यड़ो अंतस्थ। और तीसरा हमारा क्या है? ऐसे लिखते हैं यड़ो अंत्यस्थ। इसका मतलब क्या हुआ हमारा? यड़ो अंतस्थ, इसका मतलब हमारा कि जो यड़ प्रत्याहार हमारा बनता है, य व र ल, ह य व र ट और ल ण, जो पांचवा और छठा सूत्र है हमारा पाणिनि जी द्वारा दिया गया, उसमें हमारा यड़ प्रत्याहार बनता है। यड़ो अंतस्थ का मतलब है कि यड़ प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं य व र ल, ये हमारे क्या हो गए हैं? अंतस्थ वर्ण हो गए। क्या कहलाए? अंतस्थ वर्ण, ठीक है। अगला हमारा आता है तीसरा प्रकार व्यंजन में। कौन सा आता है? सल ऊष्मणा। क्या आता है? सल ऊष्मणा, यानी सल जो प्रत्याहार है हमारा, इस जो हमारा आखिरी सूत्र है स स स र और ह ल, ये जो 13वां और 14वां सूत्र है हमारा, उसमें हमारा सल प्रत्याहार का निर्माण हुआ। और इस सल प्रत्याहार में हमारा तीनों स, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह, ये वर्ण आते हैं। जो उसमें हमारा र और ल है इत संज्ञक वर्ण है, तो उसे हम नहीं लिखते हैं। तो ये तो हमारा हो गया किस आधार पे? माहेश्वर सूत्र के आधार पे, ठीक है। किस आधार पे है? माहेश्वर सूत्रों के आधार पे। कि व्यंजन के प्रकार 3 है, माहेश्वर सूत्र के अनुसार है, लेकिन उसकी जो उपयोगिता है संयुक्त वर्ण की, संयुक्त वर्ण कौन कौन से हमारे जो हम पढ़ते हैं? छ, त्र, ज्ञ, ये हमारा किसमें चला जाता है? छ, त्र, ज्ञ संयुक्त व्यंजन वर्ण में चला जाता है। इसको संयुक्त क्यों बोलते हैं? संयुक्त यानी जुड़ा हुआ। जो हमारा छ है 2 वर्णों से मिलकर बना है, मूर्धन्य श और क से, ठीक है। इसी प्रकार त्र जो है त और र से मिलकर बना है। ज्ञ जो है हमारा ज और इया से मिलकर बना है। तो ये 2 वर्णों के मिलने से बने हैं वर्ण, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संयुक्त वर्ण बोलते हैं। तो इसको भी जान लीजिए। तो हमारा यहाँ पे जो चौथा प्रकार कौन सा आ जाएगा? संयुक्त आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? संयुक्त वर्ण आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन वर्ण। अब संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण है, क धन मूर्धन्य श धन अ, क्या बना हमारा? छत्री। क्या बना? छत्री। फिर त धन र धन अ, क्या बना हमारा? त्र। फिर हमारा तीसरा क्या आता है? ज्ञ। छ, त्र, ज्ञ। तो ज्ञ हमारा किसे बनेगा? ज धन इया धन अ बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ज्ञ। तो ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन क्यों है? छ, त्र, ज्ञ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या है? 2 वर्णों से मिलकर बना है, इसलिए इसे हम किस में रखते हैं? संयुक्त व्यंजन वर्ण में रखते हैं। तो ये तो हमारा तीसरा प्रकार हो जाएगा। अब इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? चौथा प्रकार हो जाएगा, ठीक। तो माहेश्वर सूत्र के अनुसार तो संस्कृत वर्णमाला संस्कृत वर्णमाला में जो व्यंजन वर्ण है उसके 3 ही प्रकार हैं, लेकिन ये जो चौथा प्रकार आया है ये हमारा क्या है? प्रयोग के आधार पे, इसकी आवश्यकता के आधार पे इसको भी संस्कृत वर्णमाला में जोड़ लिया गया है। तो फिर हमारा चौथा प्रकार क्या हो जाता है व्यंजन का? संयुक्त व्यंजन वर्ण। संयुक्त व्यंजन वर्ण क्यों है? क्योंकि ये 2 वर्णों के मिलने से बना हुआ है, इसलिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछा जाएगा तब तो हम कितना बताएंगे? 3 बताएंगे, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, ठीक। और पूरी संस्कृत वर्णमाला, आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के आधार पर पूछा जाएगा तब हम कितना बताएंगे? 4 बताएंगे। कौन कौन सा? स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ठीक है। ये 2 बात जो है हमें ध्यान रखनी है। इसको लिख लीजिए आप कि माहेश्वर सूत्र के अनुसार जब पूछा जाएगा, किसके अनुसार? माहेश्वर सूत्र के अनुसार अनुसार व्यंजन वर्ण कितने हैं? व्यंजन
वर्णों के प्रकार 3, ठीक है। स्पर्श और जिसे हम उदित भी कहते हैं, फिर अंतस्थ और ऊष्म, ये 3 हो गया। और आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के आधार पर पूछे, आधुनिक किसके अनुसार पूछे, आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के आधार पर कितने हैं, 4। कौन कौन से, स्पर्श, अंतस्थ, और कौन सा है हमारा ऊष्म, और कौन सा है हमारा संयुक्त। कौन सा है, संयुक्त। ये हो जाएगा हमारा संस्कृत वर्णमाला का जो है मोटा मोटा पूरा जो है निचोड़। समझ लीजिए कि जो प्रश्न के हिसाब से हम उत्तर देंगे। यदि हमें माहेश्वर सूत्र के अनुसार पूछा तब तो हम 3 ही बताएंगे, क्योंकि संस्कृत वर्णमाला में जो हमारा माहेश्वर सूत्र है आयुर्ण से लेकर हल तक, उसमें जो है 3 ही रूप मिलता है व्यंजन का, एक स्पर्श, एक अंतस्थ और एक ऊष्म। लेकिन आधुनिक संस्कृत वर्णमाला के हिसाब से पूछे तब हम कितना बताएंगे, 4, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म और संयुक्त व्यंजन प्रकार। संयुक्त क्यों बोलते हैं, क्योंकि 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए। तो आज की वीडियो अब यहीं तक, और मैं थोड़ा थोड़ा करके ही आप लोगों को इसलिए बता रही तो कि जो भी चीजें आप लोग समझे, जो भी जाने, उसको अच्छे से अपने माइंड में क्या है सेटअप कर ले, ठीक है। तो आज की वीडियो यदि आपको थोड़ी भी समझ में आई होगी या अच्छी लगी होगी, नहीं लगी होगी तो भाई उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए, ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को जो जो करना रहता है वो आप लोग करिएगा जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।